चलो भाई, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे ना, थोड़ी साउंड बढ़ाओ। राष्ट्रपति, इसकी शक्तियां पढ़नी थी। हाँ बोलो, किसके बारे में? जब प्रधानमंत्री आएगा ना तब बात करेंगे, अभी राष्ट्रपति पढ़ लेते हैं। देखो, आज राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ते हैं। कल हमने वीटो पढ़ी थी ना लास्ट। वीटो क्या कहीं लिखा हुआ है? फिर किस आर्टिकल में? थोड़ी सी और बढ़ा दो साउंड। वीटो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आर्टिकल 111 कहता है कि राष्ट्रपति को अनिश्चित काल दिया गया है, ये जब तक चाहे साइन करने के लिए टाइम ले सकता है। बातचीत नहीं करनी, निकालो एक आधे गधे को जो गड़बड़ कर रहा है। रोज का काम हो गया, रोज बोलना पड़ता है। जिसके पास किताब नहीं है उसको बाहर कर दो, उसको पढ़ना ही नहीं है। बिना किताब वाला कभी नहीं पढ़ेगा। तो अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति को टाइम देते हैं भाई, महीना, 2 महीना, 6 महीने, जितने दिन मन करे बैठे रहो, एनालाइज करते रहो ठीक गलत को। इसको हमने कह दिया, 3 नामों से बुला दिया। एक को नाम दे दिया एब्सोल्यूट वीटो, एक को कह दिया सस्पेंसिव, और एक को कह दिया पॉकेट। आज तक 4 राष्ट्रपतियों ने, मतलब 4 बार 3 राष्ट्रपतियों ने इनका यूज किया है। एक बार विकास को बुला और कहे इन पर लगातार नजर रखें, 2-3 दिन में सफाया चाहिए इनका, जो गड़बड़ करते हैं। पहला था एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो 2 लोगों ने यूज की है। एक 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा 1991 रामास्वामी वेंकट रमन। इन्होंने कहा था भैया मैं क्यों पास करूं, मेरे से बिना पूछे तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं, और मनी बिल पेश करके और पास भी कर दिया। तो मनी बिल तो मेरी मर्जी से पास होता है, मेरी प्रायर परमिशन क्यों नहीं ली? इन्होंने कहा भाई हम क्यों साइन करें। पेप्सू में एक टाइम था जब क्या लगा हुआ था, राष्ट्रपति शासन। अब मेरे पास फाइल आई, राष्ट्रपति शासन हट गया, अगलों की मर्जी, अपने पैसे को जहां चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, हम कौन है बताने वाले। दोनों ने ठीक किया। एक आदमी थे एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके पास एक फाइल आई, इनको गड़बड़ लगी उसमें, और इन्होंने क्या कहा, सस्पेंसिव वीटो। और क्या बोले लोकसभा राज्यसभा को, एक बार अपनी चीजों पर पुनर्विचार कर लो। उन्हें ये बात रास नहीं आई, और इसलिए अगली बार राष्ट्रपति की लिस्ट में इनका नाम ही नहीं आया, कैंडिडेट के रूप में भी। इसी तरह से एक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, जिन्होंने उस टाइम पर राजीव गांधी ने, कौन सा विधेयक था, डाक, 1986 की घटना। और देखो 87 से पंजाब में क्या लग गया था। हाँ, 1987 से राष्ट्रपति शासन कब तक चला? वैसे राष्ट्रपति शासन कितने साल के लिए लगता है? ये जो सेकंड लास्ट बैठे हैं ना, अब इतनी हंसी खुशी बहुत हो गई, अब सामने देख लो, अब पढ़ लो, तुम्हारे काम की चीजें ये। विकास क्लास में जितने बिगड़बड़ वाले हैं ना, 2-3 दिन लगातार तुम्हारी ड्यूटी है यहाँ, इनको बाहर भगा दो। जो गड़बड़ करता देखा तुरंत कार्ड लिया, नीचे दे दिया, वापस नहीं देना। 1 हफ्ते तक उसकी क्लास में एंट्री बंद, ठीक है? क्लास का माहौल पढ़ने का बनाना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लीनियंसी से पढ़ाई आज तक नहीं हुई, चाहे स्कूल रहा हो चाहे कॉलेज, ये तो फिर नौकरी की पढ़ाई है। तो अभी तुम्हारे फायदे के लिए है। हर टाइम क्लास में चिक 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 से क्लास कभी पढ़ नहीं सकती, और एक बेवकूफ की गलती से सब लोग भुगतान क्यों भुगतेंगे, उसको हम भगा ही देंगे जो इस तरह का है। तो अपना अलर्ट रहो, यहाँ तुम पढ़ने आते हो, यहाँ कोई डिग्री नहीं मिलेगी, या तो नौकरी या तो खाली हाथ, 2 में से एक चीज है। कॉलेज होता ना तो चलो भैया डिप्लोमा डिग्री मिल जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलना, या तो नौकरी या तो बिल्कुल खाली हाथ। अब तुम बहुत यंग नहीं हो, अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम उसको टाइम वेस्ट करो। अब बहुत बहुत कीमती टाइम है, और जिसमें अभी इतनी बुद्धि का विकास नहीं हुआ उसको क्लास में बैठना भी नहीं चाहिए। अब क्लास में इस पूरे हफ्ते जो जो गड़बड़ करता दिखे तुरंत उसका कार्ड नीचे, कार्ड मिलेगा नहीं किसी भी कंडीशन पे। आज बता रही हूँ ये बात, दोबारा नहीं बताऊंगी। चलिए, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं हम, और राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, जिनमें से कल हमने वीटो और अध्यादेश, मैंने 2 शक्तियां कराई थी। अध्यादेश बताया था एरो उल्टी चलती है। वैसे कानून कैसे बनता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये है बिल से कानून बनने का सफर। लेकिन जब ये सफर उल्टी तरफ से हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, तो इसे बिल ना कह के हम कहते हैं ये अध्यादेश है। इसी को आप कहते हैं ये ऑर्डिनेंस है, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया था। और पहली बार ऑर्डिनेंस का एग्जाम्पल आपको बताया था 1975। आदमी का नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति थे, और पीएम थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने प्रथम नाम से एक बैंक, मैंने आपको बताया था 5 RRB बने थे, रीजनल रूरल बैंक, आज तक चल रहे हैं। जब राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है तो इसको जिस दिन से बैठक बैठेगी, सेशन बैठेगा, उसके 42 दिन के अंदर अंदर इसको क्या कराना पड़ता है, पास, या इनकी जबान में बोलें तो पारित। अगर ये पारित नहीं हुआ तो ये यहीं खत्म हो जाएगा। आप खुद सोच के देखिए, ऑर्डिनेंस एक आदमी तो लाता नहीं, इसके पीछे सबसे बड़ी पावर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और इन्हीं का बोलबाला है लोकसभा में। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर अध्यादेश आया तो 99.9% वो पारित होगा ही होगा। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए दिन बता रखे हैं, कितने दिन है ये, कितने हफ्ते हुए ये,
6 सप्ताह। कब से गिनने हैं? जिस दिन से क्या बैठेगी? सेशन। अगर सेशन 3 महीने नहीं बैठा तो चलने दो, 3 महीने ये कानून बनेगा। आप और मैं तो इसको कानून ही मानते हैं, हमें नहीं पता अध्यादेश है, बस कागजों में पढ़ के पता चलता है कि ये तो अध्यादेश की पावर थी जो एरो उल्टा चला होगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? आज बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आगे तो कल की बात थी, आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे अपने देश में आपातकाल। जब तुम बेसिक बैच में आते हो तो मैं आपातकालीन कुछ मेन टॉपिक वहां पढ़ाती हूँ, आपातकालीन शक्तियां। आज उसको फाइनली तैयार करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबका ध्यान फोकस बोर्ड पे रहे, बहुत बहुत टफ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके देश में आपातकाल के लिए 3 आर्टिकल्स दिए गए हैं, 352, 356, 360। तीनों के अलग होने का मतलब कोई ना कोई कारण होगा, वरना एक साथ ही लिख देते। 352 का नाम है नेशनल इमरजेंसी, हिंदी में इसी को कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। पूरे देश पे दिक्कत आए तो उसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी आ गई, कंडीशन खराब है, देश की स्थिति खराब है। अगर कभी देश ठीक ठाक हो लेकिन कोई एक स्टेट में गड़बड़ आ जाए, मान लीजिए हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, या कोई भी इस तरह का, यहां अगर गड़बड़ आती है किसी स्टेट में, तो स्टेट में उसको राष्ट्रीय आपातकाल नहीं बोलते, कहते हैं स्टेट में गड़बड़ आई तो गड़बड़ ज्यादातर आती है विधानसभा में। ये जो सीएम और एमएलए वगैरह गड़बड़ करते हैं, इसकी रिपोर्ट जाती है हर 15 दिन में, हर स्टेट की विद इन 15 डेज, और ये रिपोर्ट जाती है आपके देश के गृह मंत्री को। कोई फर्क नहीं पड़ता किस पार्टी का है कौन है, ये कानून मान लीजिए, एक नियम मान लीजिए कि हर 15 दिन में हर स्टेट की रिपोर्ट बनेगी, और ये रिपोर्ट कोई आम आदमी नहीं बनाता, ये राज्यपाल बनाता है। राज्यपाल बिल्कुल सही रिपोर्ट, भाई 15 दिन में हमारे यहाँ अनरेस्ट की कंडीशन है, नौजवान सड़कों पे हैं, या औरतें विरोध कर रही हैं, या टीचर्स विरोध कर रहे हैं, जितने काम होते हैं ना जो नोटिस में आते हैं। अब आप 10 लोगों का कोई काम अपनी गली में करना नहीं पता राज्यपाल को, लेकिन अगर कोई चीज न्यूज कवर करते हैं, कोई चीज अगर अखबारों में आती है और उन्हें लगता है कि ये चीज कल को बड़ी बन के दिक्कत कर सकती है, तो वो अपनी राज्यपाल अपनी जो रिपोर्ट बना रहा है, जो किसके पास जानी है, इसमें ये लिख देगा भाई ये दिक्कत चल रही है। 15 दिन की रिपोर्ट के बाद फिर दूसरी रिपोर्ट जाएगी। अगर किसी स्टेट की लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव हैं तो फिर इसको संज्ञान में लेता है गृह मंत्री, और वो देखता है कहाँ गड़बड़ है, गड़बड़ कहीं कल को बढ़ के हमारी सरकार के ऊपर ब्लेम तो नहीं आ जाएगा। और अगर ये रिपोर्ट लगातार नेगेटिव होती है, 2 रिपोर्ट के बाद ये एक्टिव हो जाता है गृह मंत्री, और फिर जरूरत देख के ये कंडीशंस को पूरी को एनालाइज करके, अगर लगता है कि वहां जरूरत पड़ी है वहां के सीएम को हटाने की, या विधानसभा को भंग करने की, या विधानसभा को सस्पेंड करने की, अगर विधानसभा भंग करेगा तो 6 महीने में इलेक्शन कराना जरूरी है, कानून है। लेकिन अगर विधानसभा को सिर्फ सस्पेंड किया गया है तो फिर ये 1 साल तक भी चल सकता है। तो 356 आर्टिकल के तहत किसी भी स्टेट में अगर गड़बड़ है तो राज्यपाल रिपोर्ट किसको पहुंचा रहा है, गृह मंत्री क्विक एक्शन लेगा। और आपके देश में जब जब गड़बड़ हुई है, आज तक जितने स्टेट्स हैं ना, ऑलमोस्ट सब में ये कंडीशन पैदा हुई है, और उस कंडीशन में फिर राष्ट्रपति कहने के लिए अपना शासन चलाएगा, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति इतना खाली बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे राज्य में आके तुम्हें संभाले, उसके पास ढेर काम है देश के। नाम राष्ट्रपति का होगा, पावर सारी यूज करेगा राज्यपाल। कई लोग कहते हैं राज्यपाल पावर के चक्कर में झूठी रिपोर्ट बना दे, तो अगर झूठी रिपोर्ट बना देगा तो इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, इसीलिए अपनी बेइज्जती कोई नहीं कराएगा। और इस लेवल पे बड़ा जो बैठा है ना आदमी, वो इतना पागल नहीं होता कि मैं लालच में आके झूठी रिपोर्ट बना दूं। जो दिखेगा, जिसके साक्ष्य उसके पास होंगी, अगले के ऊपर कोई केस भी तो कर देगा, फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा जी इस कंडीशन में मैंने 356 लगाई है। तो झूठे केस आज तक रेयर ही कभी हुआ होगा, नहीं तो सब ठीक रिपोर्ट भेजते हैं। राष्ट्रपति शासन में विधानसभा अगर भंग हो जाती है तो कितने महीने तक शासन चलेगा, 6 महीने। लेकिन अगर विधानसभा भंग नहीं हुई, सस्पेंड हुई है, तो फिर ये लंबा खींचेगा। अभी आगे इनके टेन्योर बता दूंगी। नेक्स्ट नंबर है 360, इसको आप कहते हैं वित्तीय आपातकाल। ये प्रेसिडेंट्स रूल है, नेशनल इमरजेंसी है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल। हम लकी माने अपने आप को, आज तक हमारे पैसे की, हमारी साख की कीमत इतनी नहीं गिरी, हमारी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू इतनी नहीं गिरी कि कभी 360 लगाना पड़ा हो। अगर किसी दिन हालत बहुत ही खराब हुई तो 360 लग सकता है, आज तक कभी नहीं लगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी, और अगर लगेगी तो हर स्टेट की रिपोर्ट राष्ट्रपति मंगवा लेगा, मेरे पास लाओ ये पैसा जा कहाँ रहा है। मैंने सुबह के बैच में कहा था पैसा रोटेशन में रहेगा तो आपका देश कभी पीछे जाएगा ही नहीं, लेकिन अगर पैसा रोक के बैठ जाओगे तो देश का विकास होगा ही नहीं। गड़बड़ होने पर राज्यपाल से सारा कॉन्टैक्ट राष्ट्रपति लेगा और फिर वो सारी रिपोर्ट्स को अपने पास मंगवाएगा, दिखाओ भाई गड़बड़ कहां हो रही है। तो ये आज तक नहीं लगा, ये दोनों यूज होते हैं। इन दोनों को डिटेल से समझते हैं। अब बेसिक बात समझ में आ गई। 52, 56, 60। 52 का नाम क्या है, राष्ट्रपति शासन। दूसरे का नाम क्या है, नहीं, 52 का नाम राष्ट्रीय आपातकाल, 56 का नाम राष्ट्रपति शासन, 60 का नाम वित्तीय आपातकाल। ये पैसे की गड़बड़, ये राज्य की गड़बड़, ये देश की गड़बड़। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेल से 352 की, जिसका नाम क्या था, नेशनल इमरजेंसी। ये सिर्फ 3 कारणों से लग सकता है, ध्यान से कारण समझ लेना। पहला कारण, आपका
किसी पड़ोसी देश के साथ युद्ध हो जाए, युद्ध की तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। दूसरा, आप युद्ध नहीं कर रहे, कोई आपके ऊपर बाहर से आके अचानक से आक्रमण कर दे, आप आराम से शांति से बैठे थे, चीन ने 62 में आपके ऊपर अटैक कर दिया, आपने कुछ नहीं किया था। 62 में एक दिन शाम को पता चला कि चीनी फौज आके और हमारे कश्मीर और नेफा पे अटैक कर रही है, रातों रात हमने कुछ भी नहीं किया था। 59 में गड़बड़ थी थोड़ी सी, लेकिन वो ऐसी भी नहीं थी कि आक्रमण किया जाए। युद्ध होता है, आप भी बराबर के शरीक हैं, आपने भी पहल की है। जब दो बराबर पे हैं तो युद्ध, और कोई हम बैठे हुए थे हमारे ऊपर आके आक्रमण कर रहा है तो अलग कंडीशन। तीसरी कंडीशन, पहले बहुत पहले हुआ करती थी, अगर कोई जो आपकी सेना है, सेना से पहले भी एक बहुत शब्द था, ये तो बाद में आया, आंतरिक अशांति, आंतरिक उपद्रव कह लो, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल कोई गड़बड़ हो जाए देश में, युद्ध, आक्रमण और आंतरिक उपद्रव या आंतरिक अशांति, ये 3 शब्द लिखे थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर इन 3 कारणों से भारत दुखी है तो कौन सा आर्टिकल यूज कर ले? 352। क्या नाम था इसका? नेशनल इमरजेंसी। भाई चाइना ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, देश में गड़बड़ हो गई। ये हमने आज तक ये दोनों यूज किए हैं। ये क्यों यूज किए हमने? 3 कारण। पहला 1962 में, फिर 1965, 1971, 1975। ये बोर्ड पे ध्यान से समझना क्यों लिखे हैं मैंने। इस साल में आपके ऊपर पड़ोसी चीन ने अटैक किया, इस साल आपके ऊपर पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान, और फिर शब्द यूज किया आंतरिक अशांति, आंतरिक उपद्रव, इंटरनल डिस्टर्बेंस। चीन के अटैक का लॉजिक क्या था जो बताते हैं? 1959 में चीन ने उससे पहले तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था। तिब्बत एक छोटा सा देश था जहां बहुत ज्यादा शांति प्रिय लोग थे पुराने टाइम में, और यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म को मानते थे, और बौद्ध आप जानते ही हैं, कहते हैं कि भाई मारकाट नहीं करनी चाहिए। मानता तो चीन भी बुद्ध को ही है, लेकिन मारकाट में आगे रहता है। ये चीन ने इस तिब्बत पे कब्जा कर लिया और कह दिया ये मेरा हिस्सा है। ये अपने आसपास के देशों पे सब ऐसे ही करते हैं। सिक्किम भी पहले अलग था, पता है तुम्हें, यहाँ राजा था, हमने भी अपनी फौज से उसको अपने अंडर ले लिया। ऐसे ही चीन ने किस पे कब्जा कर लिया? तिब्बत पे। तिब्बत से एक धर्मगुरु थे, बहुत सारे धर्मगुरु यहाँ हुए, एक बड़ी खासी पोस्ट है जिसको बोलते हैं दलाई लामा। दलाई लामा हम सोचते हैं कि वो डार्क से कपड़े पहने हुए कोई गंजे टाइप के जो होते हैं और इस तरह के बुद्ध टाइप के दिखने वाले, ऐसा नहीं है। दलाई लामा कोई भी बन सकता है, ये एक पोस्ट का नाम है, लेकिन जो होते हैं वो जनरली महात्मा बुद्ध जैसे ही बन जाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वैसे ही सारे दलाई लामा है। तिब्बत से दलाई लामा, जो कि इनका सबसे बड़ा धर्मगुरु था और जो अपोज कर रहा था भाई चीन हमारे ऊपर अटैक करने वाला कौन है, गलत कर रहा है, अपने लोगों को मैसेज दे रहा था। ये जब चीन आया तो वहां से भाग आए, भाई इनको तो मार देगा ना चीन। वहां से भाग के इनको सबसे सेफ लगा इंडिया में आना, क्योंकि इंडिया में बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है ये फेवर में थी। तो वहां से भाग के ये भारत आ गए, और भारत की आदत है हमारे लिए अतिथि देवो भव है। जो आ गया हमने हमेशा अपना, ये मान लो कभी ये नहीं कहा कि जी हम यहाँ नहीं घुसने देंगे, हम क्यों पंगे मोलने चीन से। हमने चुपचाप इसको दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दे दी कि ठीक है, जब तक चीन आपके पीछे पड़ा हुआ, आप हमारे आराम से रहिए, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, जहां आपका मन करे आराम से पहाड़ों में रहो। हमारा ये काम चीन को पसंद नहीं आया, और चीन ने कहा जिसको हम दुश्मन मान रहे हैं भारत उसको शरण दे रहा है, तो ये तो भैया दुश्मन को शरण देने वाला तो दुश्मन ही बन गया ना। और आपकी कोई गलती नहीं है सिवाय इस बात के, लेकिन आप चीन की नजरों में चढ़ गए और चीन ने डिसाइड किया कि इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। भाई अगर मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, मेरे दुश्मन को शय दे रहा है, तो गलत है। इसीलिए चीन ने इसका बदला हमसे लिया। 1962 में इंडिया के 2 फ्रंट पर, एक कश्मीर के इस हिस्से पर अचानक से फौज घुसाई, और एक वहां नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, जो पूरा उनका एक टुकड़ा था बड़ा, यहाँ पर 80-90 हजार के आसपास कहते हैं सैनिक रातों रात उतर आए। पहाड़ी इलाका था, हम प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि हमने 59 में शरण दी। हमें क्या पता 3 साल बाद इसको जो है एकदम लगेगा कि भारत पे अटैक कर दूं। हमने फौज किसी तरह भेजी भी तो महज 10,000 की। वो कितने आदमी थे? दिखती बात है वही जीतने थे। उनके पास टेक्नोलॉजी बढ़िया, हमसे हथियार बढ़िया, वो पोजीशन पे ज्यादा स्ट्रांग पे, क्योंकि वो ऊंचाई पे, हम नीचे इलाके पे। इंडिया 1 महीने 1 दिन गिरते पड़ते लड़ता रहा। कोई अटैक करेगा तो लड़ना तो पड़ेगा ना, लड़ते रहे, लेकिन हमारा बहुत नुकसान हुआ। और फाइनली इंटरनेशनल लेवल पे चीन की ये हरकत सबकी नजरों में आ गई कि चीन ने पड़ोसी देश भारत पर, जो कि शांति प्रिय देश है, अटैक कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी बेइज्जती हुई, और अपने आप बिना किसी दबाव के 1 महीने 1 दिन बाद इसने यहाँ से फौज हटा ली। अपने आप यहाँ से फौज हटा ली, यहाँ से जो एरिया छीन लिया था ना, यहाँ घुस के बैठा रहा और बोला आगे नहीं बढ़ेंगे, सीज फायर, यहाँ रोक दिया, आगे के हिस्से में नहीं जाएंगे। यानी लड़ाई तो रुक गई 1 महीने 1 दिन बाद, लेकिन हमें डर था कि इनका कोई भरोसा नहीं, जैसे रातों रात 80,000 सैनिक उतार दिए, कल फिर कुछ दिक्कत कर दें। तो हमने जब ये लड़ाई हुई ना, उसी दौर में देश में क्या घोषणा कर दी थी?
भाई देश पे दिक्कत आ गई है, तो क्या हो गया था, नेशनल इमरजेंसी, पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी। तो उस टाइम पे हम सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, हम अपनी ज्यादा डिमांड ना रखें सरकार के सामने, सरकार लड़ ले वही बहुत है, बाहर के लोगों को अटैक में रोक ले। इस टाइम पे आप ये ना कहें जी मेरा मौलिक अधिकार छीन लिया, जी मेरा पड़ोसी मुझे दुखी कर रहा है। ये कॉमन सेंस है, देश पे दिक्कत है, चुप बैठे रहो, पहले देश को उभर जाने दो, फिर तुम्हारी दिक्कतें देखी जाएंगी। यानी नेशनल इमरजेंसी में देश में जब आपातकाल लगता है तो आम जनता को किसके बारे में बात नहीं करनी, मौलिक अधिकार। अब तुम अपनी मर्जी मत चलाओ कि जी हम तो घूमने जाएंगे, चीन की तरफ देख के आएंगे क्या हो रहा है, ये नहीं चलेगा। तुमने देखा नहीं इंडिया में वो था ना पीछे जोक कि पता चला कि जब हालत ये हो गई कि लोग नहीं मान रहे लॉकडाउन में, तो एक बार खबर आई थी ना कि शूटेड साइट भी करना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो। याद है तुम्हें शूटेड साइट? तो उसके कार्टून बने कि इंडियंस तो ऐसे कहेंगे देख के आते हैं कहाँ शूटेड साइट है, शूटेड साइट है वहीं जाके खड़े हो जाएंगे। इंडियंस की ये हालत है। तो उस टाइम पे क्या नहीं बोलना अपना, चुपचाप बैठे रहो अपने घरों में, देश पे दिक्कत है तुम्हें कुछ नहीं करना। तो उस टाइम पे लोग अच्छा भैया आपातकाल है, शांत बैठे रहे, कोर्ट तुम्हारी कुछ नहीं सुनेगा सिवाय एक अधिकार के, और वो है जिंदा रहने का अधिकार। बस ये नहीं छीनेंगे, बाकी प्रेस बंद कर देंगे, अखबार बंद कर देंगे, टीवी रेडियो इंटरनेट आना जाना बस ट्रेन सब रोक देंगे और कहेंगे इमरजेंसी है, चुपचाप कोई कुछ नहीं बोलेगा, घर बैठे रहो। और हमें मानना पड़ेगा क्योंकि देश पे दिक्कत है। कब आई थी ऐसी पहली दिक्कत हमारे ऊपर? लड़ाई तो 1 महीने 1 दिन की थी अक्टूबर में, लेकिन मन में डर बहुत बड़ा था। इसीलिए हमने कहा भैया ये इनका कोई भरोसा नहीं है। हमने तुरंत आनन फानन में देश में 352 लगाया। अब इसको लगाने की कंडीशन सुनो कैसे लगता है। इसको लगाने के लिए लोकसभा लगा तो राष्ट्रपति देगा, आज लगा देगा, लेकिन लोकसभा राज्यसभा से पारित कराना पड़ेगा दोनों से, और विद इन 1 मंथ 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा भी हाँ कहे। ठीक लगाया, और बहुत जरूरत थी देश में आपातकाल की। और कौन हाँ करे? राज्यसभा। तो फिर ये 6 महीने तक लगा रह सकता है। आज अगर लग जाता है, मान लीजिए कल लग जाता है, तो 1 महीने में परमिशन दिलवानी पड़ेगी लोकसभा की भी और राज्यसभा। कितने महीने चलेगा? मान लीजिए 6 महीने में स्थिति नहीं सुधरी, नहीं अटैक खत्म हुआ, लगातार लड़ाई चल रही है, फिर पूछ के इनसे, और फिर 6 महीने, फिर लंबा टाइम नहीं लेंगे, फिर कंडीशन देख के 6-6 महीने बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसा कितने साल कर पाएंगे? ऐसा अनिश्चित काल कर पाएंगे, अनंत काल, जितनी जरूरत हो। अब तुम 3 साल कह रहे हो, मान लो चीन ना हटे 3.5 साल, फिर तुम हटा दोगे क्या आपातकाल? तुम्हारे देश में लिखा है अनंत काल, जितनी जरूरत हो आगे खींचते जाना, खींचते जाना, खींचते जाना। अभी तुम एग्जाम्पल देखो, 1965 में किसने अटैक किया था? 62 में किसने किया था? और 65 में? आपने 62 का भी आपातकाल खत्म नहीं किया, आप 6-6 महीने करके चलाते गए, चलाते गए, चलाते गए, उतने में किसने अटैक कर दिया? फिर तो आप हटा ही नहीं सकते, आप उसको कंटिन्यू करते गए। 62 के अटैक के कारण, 65 के अटैक के कारण आपको हटाने का मौका ही नहीं मिला, और इसीलिए पहला आपातकाल 1962 से जनवरी 1968 तक चला। और 1-2 साल अगर और चला देते तो लगाना ही ना पड़ता, क्योंकि 2-3 साल बाद फिर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तो ये आपातकाल कितने काल के लिए लग सकता है? अनंत काल, अनिश्चित काल के लिए। कौन सा आर्टिकल यूज कर सकते हैं आप? 352। पहली बार कब यूज किया? चाइना के अटैक के टाइम, 1962। उसी बीच में किसने अटैक कर दिया? तब आपको आपातकाल नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि आपातकाल ऑलरेडी चल रहा था, एग्जिस्टिंग स्टेज में था। नेक्स्ट, यहां तक पहला आपातकाल था। दूसरा आपातकाल किसके कारण स्टार्ट किया? पाकिस्तान। हुआ क्या था, आपके पड़ोस में ये पाकिस्तान ना दोनों सिरों पे बैठा था। एक तो पाकिस्तान ये, और एक पाकिस्तान यहां भी तो था, जिसको ये कहते थे ये हमारा पूर्वी पाकिस्तान है। हम बहुत दुखी थे, दोनों तरफ सिर पे बैठा है, कैसे हटाएं इसको। हमारी ज्यादा चिकचिक किसके साथ थी? इसके साथ तो हमारे रिश्ते कभी अच्छे बने ही नहीं शुरू से ही, चाहे वो 47 के बाद की लड़ाई थी 48 में, और चाहे वो 65 की। 1960s में जाके ये लोग इनसे चिढ़ने लग गए, क्योंकि इनमें भी तो दिक्कत है ना शिया सुन्नी का। जैसे हिंदू मुस्लिम है, ऐसे मुस्लिम के अपने शिया सुन्नी भी हैं। अब यहाँ पे एक लीडर था जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, इसने इंदिरा गांधी को कांटेक्ट किया और इसने कहा आप हमारी मदद कर दो, हमें छुटकारा चाहिए पाकिस्तान से। तो हम अंदर ही अंदर मन से खुश हुए कि अच्छा हुआ, कोई इनके घर में ही अगर लड़ेगा झगड़ेगा तो उसका कहीं ना कहीं ये ना अलग हो जाए, हम इसके साथ तो रिश्ते अच्छे बनाएं। भाई इसके साथ तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं बन पाते कोशिश करके भी, लेकिन इससे भी क्यों दुश्मनी निभाएं, इसके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करें, पड़ोसी की तरह आए जाएं और सारे तीज त्योहार मनाएं। तो शेख मुजीबुर रहमान की मदद करने को कौन तैयार हो गई? इंदिरा गांधी। शेख मुजीबुर रहमान का कहना था हम पूर्वी पाकिस्तान नहीं बनना चाहते, हमें अपना अलग देश चाहिए और उसके लिए हम लड़ना चाहते हैं। 1971 में हमने इनको कहा, ऐसा लिख के कुछ नहीं कहा लेकिन ये रियलिटी है, इंदिरा गांधी ने कहा तुम लड़ोगे तो जैसी मदद मांगोगे वो मिल जाएगी, चाहे पैसे की मदद चाहिए हो तो बता देना, सेना की कार्यवाही चाहिए हो तो बता देना, यानी हर तरह से हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम क्यों करेंगे इसकी मदद? क्योंकि ये किससे लड़ रहा है और ये कह रहा है मेरी आइडेंटिटी अलग कर दो। तो ठीक है भाई, तुझे अलग होना है हो जा। वैसे है ये गलत अगर बाहर के नजरिए से देखो, लेकिन हम दुखी हैं, दोनों तरफ से रिश्ते खराब हैं, तो एक तरफ हमारे रिश्ते अच्छे हो, हम इसकी मदद करने को तैयार। यहाँ के लोगों ने क्रांति कर दी और क्रांति करके उन लोगों ने, शेख मुजीबुर रहमान बड़े लीडर थे, लोगों ने कहा बंग बंधु है, बांग्लादेश का भाई है, यानी अब वो बांग्लादेश को एक देश बनाएंगे, बंग बंधु, जैसे हमारे राष्ट्रपिता चाचा नेहरू, ऐसे बांग्लादेश के भाई शेख मुजीबुर रहमान। और जब पाकिस्तान ने ये देखा कि आप उसको
चोरी में मदद कर रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया, उसने आपके यहाँ पे अटैक कर दिया, इसने हमारे एरिया पे अटैक किया। हमें क्या था, जब हमारे ऊपर अटैक हुआ तो जवाबी कार्रवाई तुम करेंगे ना। वैसे भी पाकिस्तान की आइडेंटिटी इंडिया के सामने बहुत छोटी है। जैसे चाइना के सामने हम कमजोर पड़ते हैं ना, पैसा ज्यादा तकनीक अच्छी, ऐसे हमारी तकनीक, पैसा और जितनी बाउंड्री है वो सब बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। किसके मुकाबले? पाकिस्तान। इसलिए जितने इतिहास में युद्ध लड़े हैं पाकिस्तान से हमने आजादी के बाद या उन्होंने लड़े, वो सब पाकिस्तान हारा और इंडिया जीता। चाहे 47 के बाद का युद्ध था, या ये 65 की लड़ाई थी, या 71 का युद्ध था, या 99 का कारगिल, हर बार भारत ही जीता है। भारत के साथ उसने संधि की है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। ताशकंद उसने करवाया था, शिमला वो अपने घर, हमारे घर आया था अपने घर से उठ के। कारगिल युद्ध में तुम जानते हो कितने लोगों ने आत्मसमर्पण किया था। यानी हर बार पोजीशन स्ट्रांग में कौन रहा है? इंडिया। तो अब इंडिया पे अटैक करेगा तो जवाबी कार्रवाई तो इंडिया भी करेगा। और पीएम इस फेवर में थी कि ये किसी तरह अलग हो जाए। 1971 का ये युद्ध छिड़ा और इस युद्ध में जैसा कि सबको पता था भारत जीतना था, भारत की जीत हुई। अब जीत के बाद हार तब मानी जाती है जब एक संधि भी तो मान लो, लिखित में मान तो लो कि हम हार गए और जी हमारे ये इलाके इस तरह से हमें दे दो या ये हिस्सा आप ले लो। तो उसके लिए अब इंदिरा ने कहा हम बाहर नहीं जाएंगे। हमने 5 साल पहले गलती की थी। 65 की लड़ाई को रुकवाने के लिए 66 में शास्त्री जी के ऊपर पाकिस्तान ने दबाव बनवाया था, यूएसएसआर को बिचौलिया बना के। हमने बिल्कुल नहीं चाहा युद्ध रुके, हम तो लाहौर तक अपनी फौज घुसा चुके थे। लाहौर कितना इंपॉर्टेंट शहर है, वो इंडिया के कब्जे में था। लेकिन यूएसएसआर, लड़ाई है तो कोई ना कोई तो रुकवाएगा ना। यूएसएसआर बीच में आया और इसका हम रिगार्ड करते थे क्योंकि इसने दुनिया को बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बना के दिखा के एक एग्जाम्पल सेट कर रखा था। समाजवाद का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यूएसएसआर। तो सब इसकी इज्जत करते थे जो थोड़े बहुत भी ठीक ठाक देश थे। इसीलिए हमने यूएसएसआर का दबाव माना कि भाई बड़ा है, ताकतवर है और बहुत इज्जत के साथ बुला रहा है। हमने ताशकंद में भेज दिया अपने पीएम को। कौन था वो पीएम? 3 जनवरी 1966 को पीएम यहां से गए थे और फिर हमें शक्ल नहीं दिखी, फिर हमें डेड बॉडी दिखी। 11 जनवरी 1966 कहते हैं दबाव बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया था, तो ना चाहते हुए भी साइन करने पड़े थे शास्त्री जी को। आप जीते हुए थे, लेकिन शास्त्री जी जब इंडिया से गए थे ना, तो कह के गए थे कि कुछ इलाके हैं वो किसी भी कंडीशन पे नहीं देंगे इनको वापस, वो हमारे ही हो जाएंगे। लेकिन जब वहां गए तो विदेशी बहुत सारी तरह की बातें होती हैं, वहां आपकी मर्जी नहीं चलती। जो लोग आपसे बड़े होते हैं ना, उनके सामने थोड़ा सा आपको चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वहां ताशकंद समझौते में पीएम ना चाहते हुए भी कुछ चीजों पर साइन किए और 11 जनवरी इनके जीवन का अंतिम दिन था, क्योंकि हमें तो सीधे पता चला कि हार्ट अटैक हो गया और शास्त्री जी का निधन हो गया। डेड बॉडी हमने ले ली यहां और हमने इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि पोस्टमार्टम करा के कम से कम देख लें कि कहीं जहर तो नहीं दे दिया, मर्डर तो नहीं कर दिया। और इस तरह से 1966 की गलती कौन नहीं दोहराना चाहती? इंदिरा ने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगी कहीं समझौता करने, तुम्हें समझौता करना है, तुम युद्ध करने आए थे, तुम्हें लड़ाई रोकनी है, मेरे देश में मोस्ट वेलकम, तुम्हारी लाइफ की गारंटी मेरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब कुछ भी ऑप्शन जब नहीं बचा तो पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को इंडिया के शिमला में भेज दिया और शिमला में दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसको कहा जाता है शिमला समझौता। ये संपन्न हुआ था 2 जुलाई 1972 को और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। एक पॉइंट हमारे काम का ये था कि पड़ोसी देश बांग्लादेश अब के बाद नया देश बन जाएगा और इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से आगे मत बुलाना। तो एक नए देश का जन्म हुआ किस समझौते के दौरान? किस किस के बीच है ये? इंदिरा और जुल्फिकार अली भुट्टो, वहां का राष्ट्रपति, आपकी पीएम। इससे 5 साल पहले आपका पीएम कहां चले गए थे? ताशकंद। और डेड बॉडी वापस आई, जबकि रुकवाना तब भी पाकिस्तान की जरूरत थी, हमारी नहीं। अब भी पाकिस्तान की जरूरत है, वो आया है हमारे देश में। ये सब चीजें चल रही थी 1960, कब की बात कर रही हूँ? 71 की। तो जब पाकिस्तान ने अटैक किया ना, तो हमें एक डर था। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब ये अटैक करते हैं ना, तो ये बहुत आसानी से टारगेट बना लेते हैं आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स को। जैसे इंडिया के पास दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है ताजमहल, अटैक के बहाने ताजमहल के ऊपर बम गिरा दो, भाई लड़ाई में तो सब कुछ चलेगा, बाद में मांग लेना माफी, क्या फर्क पड़ता है। तो जब जब अटैक होते हैं ना, तो सबसे पहला काम करते हैं अपनी जो खास इमारतें हैं जो दुनिया में हमारी आइडेंटिटी बनाती हैं, जहां से लाखों का बिजनेस रोज करती है भारत सरकार, टूरिज्म डिपार्टमेंट, इनको ढका जाता है। और जब 71 और 65 की लड़ाई हुई थी ना हमारी, तो हमने सारे ताजमहल को ढक दिया था। इसको ऐसे ढक देते हैं कि ऊपर हेलीकॉप्टर और उनसे पता ही ना चले कि ताजमहल कहाँ है, घूमते रहो आगरा के ऊपर, दिखेगा ही नहीं कहाँ है, ऐसे दबा दिया जाएगा। सबसे बड़ा खतरा जब भी कभी ऐसी लड़ाइयां होती हैं इस तरह की बिल्डिंग्स पे होता है। तो 1965 की लड़ाई और 1971 की, ये पाकिस्तान की लड़ाइयां, 62 की चीन की लड़ाई, ये तो यहां तक चल गया आपातकाल। यहां आपको सेकेंड टाइम आपातकाल लगाना पड़ा, तो सेकेंड नेशनल इमरजेंसी। इन दोनों में लगी थी फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी। फिर फाइनली आपको लगा कि पाकिस्तान का भरोसा नहीं है, कब गड़बड़ हो जाए, तो आपने इसको चलाते 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 लंबा टाइम निकाल दिया। इस बीच में इंदिरा गांधी के इलेक्शन आ गए। 1971 के तो इलेक्शन हो गए थे, 1976 का इलेक्शन आना था। 71 के इलेक्शन में किसी ने इंदिरा के ऊपर ब्लेम लगाया, एक बड़े लीडर थे वो यूपी के, कि इंदिरा ने चीटिंग की है और इस चीटिंग को मैं प्रूव कर दूंगा, मेरे पास साक्ष्य हैं। तो उसकी इस बात को उसने बहुत बढ़ा चढ़ा के, जैसे टीवी अखबार में जिस तरह भी था, ये फेमस हो गई बात और ये केस चल पड़ा एक कोर्ट में। कौन से कोर्ट में? इलाहाबाद हाई कोर्ट।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चलते 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 फाइनली 1975 में इसकी फाइनल हियरिंग हुई और उस दिन जजमेंट आई जून के महीने में कि इंदिरा गांधी ने 71 के उसमें चीटिंग की थी और इस चीटिंग के बदले अब इंदिरा को सजा मिलेगी। वो सजा ये होगी कि ये अगले 6 साल तक बैन कर दी जाती हैं, ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी। बाद में खैर ये बैन हट गया था और उन्होंने 80 के इलेक्शन में हिस्सा लिया था, जीती भी थी, लेकिन उस टाइम पे बैन करने की बात उठी। इंदिरा अपने घर आई और घर आके जब बातचीत की तो देखा शाम को टीवी में तरह तरह के लीडर्स आ रहे हैं, डिबेट हो रही है और सब कह रहे हैं कि इंदिरा ने गलत किया, इंदिरा को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरह की बातें। तो इंदिरा ने फाइनली फील किया कि अब मुझे अपने हिसाब से देश की पावर यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब समय आ गया कि अब गड़बड़ पैदा हो गई देश के अंदर। आंतरिक उपद्रव का झूठा एक सहारा लिया था, ये फैक्ट है इंदिरा गांधी ने। और देश के अंदर ऐसी अशांति नहीं थी कि देश में कोई हड़कंप मच गया, ये अशांति थी इंदिरा के इस्तीफे को लेकर कि भाई इंदिरा हटे, चीटिंग करके बनी है तो हटे। लेकिन इंदिरा ने इसको जानबूझ के ऐसे दिखाया कि देश में बहुत गड़बड़ अंदर ही अंदर चल रही है और देश पे खतरा मंडरा रहा है। और इंदिरा गांधी ने जून 1975 में, आपके राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनको शाम को फोन कॉल किया और कहा सर देश की आंतरिक स्थिति बहुत खराब है और देश में तुरंत कल आपको आपातकाल लगा देना चाहिए। आप जानते हैं आपका राष्ट्रपति कठपुतली है, जैसा पीएम कहेगा वैसा ही मान लेगा। पीएम के उस फोन से राष्ट्रपति ने अपना मेंटल मेकअप कर लिया कि मुझे कल देश में क्या लगाना है, आपातकाल। शाम को फाइल पहुंचती है लेके, सारी फाइल्स पे साइन होते हैं और अगले दिन आम जनता जो अनभिज्ञ थी, जिसे कुछ नहीं पता, 26 जून 1975 को टीवी के थ्रू पता चलता है कि आज से देश में क्या लग गया है, आपातकाल। जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं जेल पहुंचाए जा रहे हैं और बुरा हाल मच गया। कुछ दिनों में पुलिस ने स्ट्रिक्ट होकर सब कुछ मैनेज करने का बहाना लेते हुए और आपातकाल में लोगों को बिल्कुल शांत कर दिया। इस दौर में आपके देश में तीसरा आपातकाल था, ये तो पहले थे दोनों, ये दूसरा। ये कौन सा आपातकाल था इंडिया का? तीसरा, और आज तक का लास्ट भी है। इस टाइम पर यह आपातकाल हटा नहीं था, ये चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। इसी के बीच में कौन सा आपातकाल आ गया? आंतरिक। कई लोग कहते हैं कि जब ये आपातकाल चल रहा था तो बीच में नया तो नहीं आया, आपने फर्स्ट में ही उसको गिन दिया, फिर जब ये चल रहा था तो ये बीच में क्यों लेकर आए, जबकि वो तो चल ही रहा था। इसका लॉजिक है, ये दोनों अटैक थे। अटैक कोई करे, अटैक तो अटैक है, हमें तो वही प्रिवेंटिव जो लेने हैं, प्रिवेंशन अपनी वो लेंगे, लेकिन इन दोनों का कारण अलग था। इसका कारण था लड़ाई और इसका कारण था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसीलिए हम तीसरा अलग से लगाते हैं, क्योंकि इन दोनों के नाम अलग हो गए। और तीसरा आपातकाल चलते चलते 75 से कब तक चलेगा? 77। ये भी कब खत्म करेंगे? 77 में। तो ये दूसरा तीसरा आपातकाल इकट्ठे खत्म हुए, लगे अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग समय पर थे। क्या ये क्लियर हो गया? 3 आपातकाल पढ़ लिया आपने, बताओ कितने कारणों से लग सकते हैं? युद्ध, आक्रमण, आंतरिक अशांति। ठीक है, अब देखो तुमने ये सब पढ़ लिया, अब वापस आओ। 1977 में जब आपातकाल हटा, इंदिरा गांधी ने जब पावर का मिसयूज किया तो उसके खिलाफ एक नई सरकार आई, जिसको आप जानते हैं जनता पार्टी की सरकार। इस जनता पार्टी ने आते ही सबसे पहला काम किया, एक अमेंडमेंट करेंगे। 77 में आए थे ये, 1978 में इन्होंने 44th टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंज किया और कहा सबसे पहले तो ये वर्ड हटाओ। कौन सा वर्ड? आंतरिक अशांति। किसी को कुछ पता ही नहीं आंतरिक अशांति क्या होती है। 4 लोग दंगाई आ गए तो आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति क्या है एक्सप्लेन तो नहीं किया, कहा ये वर्ड हटा दो। इसकी जगह लिखो, अगर भारत में कोई भी सशस्त्र विद्रोह करता है, यानी हथियार लेकर विद्रोह करने पर उतारू हो जाए, चाहे वो भारत की सेना हो या वो भारत के किसान हो या नौजवान हो, कोई भी अगर शस्त्र लेके आप विद्रोह करने के लिए चल पड़े तो आर्टिकल 352 के तहत क्या लगा दी जाएगी? नेशनल इमरजेंसी। ये जो किसान पड़े हैं ना साल भर से, इनके पास शस्त्र नहीं है, इसीलिए ये इस तरह की अपनी लंबी बैठक कर पाए। अगर ये अस्त्र शस्त्र लेके इकट्ठे होते ना तो इनको एक दिन में ही वहां से भगा देते, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अगर कोई भी सशस्त्र बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है तो उसको तुरंत तितर बितर कर दिया जाए, और अगर विद्रोह करने की कोशिश करें तो आर्टिकल 352 लगा दो नेशनल इमरजेंसी के नाम से। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? कौन सा शब्द हटा दिया? कौन से अमेंडमेंट से हटाया ये? किस पीएम ने हटाया होगा? मोरारजी देसाई, क्योंकि तब वही पीएम थे। ये पेपर में आएंगी बातें। फिर इसको हटा के किस नया वर्ड क्या ले आए? वो कौन करे, या तो सेना कर दे या बच्चे कर दे, कोई भी कर दे, कोई सशस्त्र इकट्ठा हो गया ना अस्त्र शस्त्र लेके, तो फिर उसके खिलाफ, उसकी कार्यवाही के खिलाफ देश में इमरजेंसी लग जाएगी। तो देखो 3 कारण थे और 3 कारण हैं और 3 ही बार लगा है। एक बार किसने अटैक किया? चाइना। सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम पाकिस्तान नहीं था। थर्ड टाइम आंतरिक अशांति। ये दोनों तो फर्स्ट में गिनोगे ना, ये फर्स्ट के कारण, ये सेकंड, ये थर्ड। जब फर्स्ट और सेकंड युद्ध हुए थे तो इनको एक में क्यों गिनते हो? दोनों का लॉजिक एक था, इसको अलग से क्यों गिनना पड़ता है? कारण अलग था। ये चल रहा था लेकिन ये बीच में लगा दिया। क्लियर सबको ये? अब नया वर्ड क्या यूज किया गया? जब आपके देश पे कोई अटैक करेगा ना, युद्ध होगा, आक्रमण होगा, तो आपके अखबार बंद हो जाएंगे, टीवी, रेडियो, इंटरनेट सब बंद हो जाएगा, खोज खबर नहीं होगी देश में क्या हो रहा है। लेकिन जब आपके देश में सशस्त्र विद्रोह होगा तो आपकी प्रेस का अधिकार या विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार एज इट इज चलता रहेगा। ये एक पॉइंट डिफरेंट है, ध्यान से समझ लो।
आर्टिकल 19 कहता है प्रेस को आजादी है आपके यहाँ, तो सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, सिर्फ एक जिंदा रहने का अधिकार बचता है हर कंडीशन में। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह है तो प्रेस का अधिकार भी चलेगा, यानी आपको पता चलेगा किस एरिया में लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं, सरकार क्या एक्शन ले रही है। ये तब नहीं पता चलेगा जब आपके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया या युद्ध में आप भी शामिल हैं, तब प्रेस बंद करवा देंगे। क्लियर पॉइंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। चलो पहले यही पॉइंट पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ा है 352, इसमें आओ पेज नंबर, कल देखो जेबी वीटो पढ़ा था पेज 100 पर, अध्यादेश पढ़ लिया था, वित्तीय अभी छोड़ दो, अभी बाद में कराऊंगी वित्तीय। और ये आपातकालीन शक्तियों पे आ जाओ नीचे, इमरजेंसी पावर्स पेज नंबर 100 पर है, मिल गया। हाँ, ये न्यायिक शक्तियां कुछ दिन मतलब कुछ टाइम बाद, पहले ये पढ़ेंगे आपातकाल। पहला पॉइंट पढ़ो, जब अंबेडकर से पूछा गया कि आपात क्या है तो उन्होंने कहा ऐसी परिस्थिति जो तुरंत कार्यवाही की मांग करे वही आपात है। अंडरलाइन कर लो, इमरजेंसी क्या है, जिसमें तुरंत से काम करना पड़े उसे इमरजेंसी कहते हैं। भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, भयानक एक्सीडेंट है, तो ये थोड़ी कि कल तक देखेंगे, भयानक है तो तुरंत जाना पड़ेगा ना। किसी के दांत में दर्द है तो फिर भी आदमी चलो शाम को चले जाएंगे, सुबह चले जाएंगे, वो इमरजेंसी नहीं है। ये इमरजेंसी जो तुरंत कार्यवाही चाहे। नेक्स्ट पढ़ना, संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल का उल्लेख है। पहला अंडरलाइन कर लो, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा राज्य में टिक करना, वो देश नहीं है, राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, राज्य आपात। और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। अगले पेज पर आ जाओ, बहुत डिटेल से राष्ट्रीय आपातकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट टिक करना, अनुच्छेद 352 फिर पढ़ो, में ये व्यवस्था की गई कि जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि, अंडरलाइन करो, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, क्या अब ये वर्ड चलेगा, आंतरिक विद्रोह चलेगा? कौन से अमेंडमेंट से हटा दिया? 44 में। कौन पीएम था तुम्हारा? मोरारजी। अब क्या वर्ड ले आए वो? सशस्त्र विद्रोह। क्या प्रेस अपना काम रोक देगी सशस्त्र विद्रोह में? कब रोकना पड़ेगा? युद्ध और आक्रमण के समय। अंडरलाइन करो, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र आंतरिक विद्रोह। तो अब ये सशस्त्र आंतरिक विद्रोह है, ठीक है। आंतरिक में सशस्त्र आ गया तो ये अशांति की बात नहीं कर रहा। आगे पढ़ना, के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो गया तो संपूर्ण देश में, अंडरलाइन करो, संपूर्ण देश या किसी भाग में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इसको बोर्ड पर, मान लो नॉर्थ ईस्ट में चाइना अटैक कर दे, पूरे भारत पे चाइना ना अटैक करे, सिर्फ यहां थोड़ा सा अटैक करे, तो क्या पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाने की जरूरत है? लेकिन अगर चाइना हर एक बॉर्डर पे आके खड़ा हो जाए तो क्या हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी? लगाएंगे हम तब भी जब वहां आएगा, लेकिन तब हम एक हिस्से में लगा देंगे, भाई यहाँ नेशनल इमरजेंसी है, देश का काम चलाते रहो। लेकिन जब वो 2-3 फ्रंट पे आ जाए, यहाँ से पाकिस्तान आ जाए, फिर पूरे देश में लगानी पड़ेगी। ये किसी हिस्से में भी लग सकती है और पूरे देश में। ये लाइन देखो दोबारा पढ़ के, कि किसी एक, अंडरलाइन कर लिया ना तुमने, किसी भाग में या तो संपूर्ण देश में या किसी भाग में भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट पढ़ना, संसद की स्वीकृति के बिना ये 2 माह तक लागू रहती है। लिखो इसके ऊपर, अब 1 माह, पहले थी 2 माह, अब 1 महीने के अंदर किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? लोकसभा और राज्यसभा। अभी बताया था, पॉइंट समझ में आया? हाँ, रटना मत इसको। 352 कल लग जाए तो 352 कब तक चलेगा? 1 महीने। 1 महीने के अंदर किस किस की परमिशन लेनी पड़ेगी? अगर लोकसभा राज्यसभा परमिशन ना दे तो खत्म। ये सिर्फ तब चलेगा जब किसकी परमिशन मिल जाए? लोकसभा, राज्यसभा। जल्दी से टिक कर लो, संसद की स्वीकृति के बिना, इसको लिखना है, अब 1 माह लागू रहती है। संसद से स्वीकृत हो जाने पर शासन जब तक उसे लागू रखना चाहे लागू, लिख लो अनंत काल, जब तक चाहे 6 साल 10 साल कभी तक भी रखो, अनंत काल। अगला पॉइंट टिक करो, अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया। फर्स्ट 1962 चीन का आक्रमण, राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। यहां लिख लो इंडो साइनो वॉर, जवाहरलाल नेहरू पीएम। इंडो चाइनो नहीं बोला मैंने, बोर्ड पे देखो, इंडो ऐसे लिखते हैं इसको, साइनो, इंडो साइनो वॉर। भारत चीन युद्ध के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, इंडो साइनो वॉर। 1962 के पास लिख लो और यहीं लिख लो पंडित नेहरू पीएम, इंडो साइनो वॉर 1962, जहां लिखा है वहीं के वहीं, पीएम पंडित नेहरू। ये कब तक चला था 62 वाला? अच्छा, यहाँ लिख लो 68, 65 नहीं 68 तक चला। 65 ना दोबारा अटैक हो गया था बीच में। यहाँ लिख लो 62 से 68, जनवरी 68 में हटा था, 68 में। नेक्स्ट टिक करना, 1971 में पाक के आक्रमण के समय राष्ट्रपति वीवी गिरी, यहाँ लिखो पीएम इंदिरा। और अगला टिक करो, 75 में आंतरिक शांति के नाम, अशांति बनाओ इसको, लिखो, आंतरिक अशांति के नाम पर फखरुद्दीन अली अहमद, पीएम कौन थी? इंदिरा। दोबारा लिख लो पीएम इंदिरा। जिसका जो पॉइंट रह गया छोड़ के अगला लिख लो, वरना वो भी रह जाएगा। तो तुमने 3 पीएम लिखे, नेहरू, इंदिरा। पहले वाले का नाम क्या लिखा है? इंडो साइनो वॉर, ठीक है। इनके सन और लिख लो, इनके पास लिखो 62 से 68, फर्स्ट 1962 से 68, सेकंड 1971 से 77, 71 से 77, तीसरा 75 से 77, 75 से 77। चलो बाकी कल करेंगे।